हैं एक मैनेजमेंट का एनएमडीसी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी के सीएमटी अमिताभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए, और उनके कारोबार को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो पहले तो इस वक्त जो प्राइस ट्रेंड है वो समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल आयरन प्राइजेज जो हैं वहाँ पर तो अच्छी तेजी है, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और अक्टूबर में जिस तरह की बढ़त थी, क्या इस बार भी वो बढ़त देखने को मिल सकती है? इतना डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के दाम में? देखिए, जो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस है वो करीबन, अगर ईस्ट कोस्ट पे हम देखें, वाइजैक पॉइंट पे देखें, तो वो हमेशा करीबन 40 से 45% इंटरनेशनल प्राइसेस से कम रही है। क्योंकि अगर आप हमारे कंपनी को ले तो जो हमारी जो नेट डोमेस्टिक रियलाइजेशन है वो आज भी करीबन नेट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के आइदर बराबर है या थोड़ा सा ज्यादा ही है। क्योंकि अगर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। $20 तो करीबन मुझे लगती है उसे पोर्ट में ले जाने के लिए। 20% की हमें रॉयल्टी और डीएमएफ एक्सेट्रा हमें देना पड़ता है। तो ये सबको अगर हम घटा दें हमारे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से, तो डोमेस्टिक रियलाइजेशन आज भी ऑलमोस्ट एट पार है या थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। तो टू दैट एक्सटेंट ये जो है जो इंटरनेशनल आयरन और प्राइसेस है बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करती है। और हम लोग चूंकि लो ग्रेड में डील नहीं करते, हम लोग 58% के नीचे हम लोग मटेरियल में डील नहीं करते हैं, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद एक ऑप्शन नहीं है। और हमेशा एक इंडिया जो है वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल आयरन और प्राइसेस से थोड़ी बहुत इंसुलेटेड रही है हमेशा, और आगे भी शायद ऐसा ही स्थिति रहेगा। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए क्या है, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन जो है, जब हम 100 मिलियन टन कर लेंगे, ये जब बहुत बढ़ जाएगी, तब कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी से क्या हमें मार्केट में, एक इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस रखना पड़ेगा, ये एक विषय है जिसको हम लोग गौर से देख रहे हैं। लेकिन जहां तक एक इकोनॉमिक केस है एक्सपोर्ट की, वो फिलहाल तो वो बहुत ज्यादा है। मुखर्जी साहब, एक चीज़ ज़रा बताइए, जिन प्राइसेस को हम अब अगर एक देखें तो क्या ये जो इंटरनेशनल प्राइस राइज है, क्या इसमें आप और हेडरूम देख रहे हैं, या आप मानते हैं कि आयरन और प्राइसेस जो हैं वो अब अपने पीक पर पहुंच चुके हैं और यहां से FY24 में थोड़ी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, इंटरनेशनल प्राइसेस तो अभी थोड़ी सी वोलेटाइल नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अभी इमीडिएटली प्राइसेस अचानक अभी कुछ दिनों से बढ़ी है, बट दैट माइट बी अ टेम्पररी फैक्टर। तो जहां तक डोमेस्टिक प्राइसेस का सवाल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि डोमेस्टिक प्राइसेस में पीक आई है। तो शायद थोड़ी सी हेडरूम हमारे पास उपलब्ध है कि जहां पर हम समझते हैं कि इस साल और अगले साल प्राइसेस थोड़ी बेहतर रहेगी अभी से। ऑब्वियसली Q2 में अगर आप हमारे प्राइसेस देखें तो वो थोड़ी सी पिछले साल की Q2 से हल्का सा कम रहा है, करीब 7-8% कम रहा है। लेकिन अगर 6 महीना का प्राइसेस एवरेज देखेंगे तो वो करीबन 7-8% पिछले साल से ज्यादा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल से तो इस साल शायद जो है, जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर रहेगी। 7-8-10% पिछले साल से तो ज्यादा रहेगी। और ये ट्रेंड मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारी प्राइसेस का सवाल है, शायद नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू करें। अमिताभ जी, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक देंगे आप? हम मार्जिन को कभी 40% के रेंज में जो देखा करते थे, क्या वो जल्द ही वो लेवल्स वापस से दिखेंगे? देखिए, अगर हम ईबिटा की बात करें तो हमारी ईबिटा तो जो है वो करीबन 40 से 42% के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे 45% तो करीबन टैक्सेस एंड ड्यूटीज हो जाते हैं। 20% रॉयल्टी डीएमएफ, 22.5% आपकी जो है एडिशनल रॉयल्टी लगती है, और 2-2.5% हमारी फॉरेस्ट फीस एंड अदर लेवीज, जो लोकल लेवीज है, वो लग जाती है। तो करीबन 45% तो हमारा सीधा टैक्सेस एंड ड्यूटीज में चले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट, अभी जो करंट प्राइसेस है उस हिसाब से करीबन 12% के आसपास, 12-13% के आसपास आती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इबिटा देखें तो वो बहुत ज्यादा तो उसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। 40-42% के आसपास ही इस साल रहेगी।
और हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीबन EBITDA के आसपास ही होता है, क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री। और अगर हम टैक्सेस ड्यूटीज को हटा दे तो करीबन नेट ऑफ टैक्सेस करीबन वही 30-31% के आसपास रहनी चाहिए हमारी ओवरऑल मार्जिन। ठीक है। मुखर्जी साहब, एक चीज़ और है और लगातार उस पर निगाह बनी हुई है, वो है कर्नाटक में जो कुमारस्वामी खदान है उसके विस्तार की जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुंची है, ज़रा उस पर कुछ अपडेट दे पाएं। देखिए, सारे अप्रूवल मिल गए हैं, बस एक बाकी है, वो जो MP का जो एलोकेशन है, तो उस हिसाब से उसके करीबन 2.2 या 2.3 मिलियन टन की जो एडिशनल है कैपेसिटी है, वो करीबन हम उम्मीद करते हैं कि अगले 7 से 10 दिन में वो मिल जाएगी। तो और उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो एडिशनल कैपेसिटी का, वो उसकी तैयारी हमारी सारी हो चुकी है, सारी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे प्लेस में है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इस साल हम उसका उस एडिशनल कैपेसिटी का जो परमिशन हमें मिल रही है अगले 7-10 दिन में मिल जाएगी, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि 47 to 49 मिलियन टन या हो सकता है कि 50 मिलियन टन, तो ये एक बहुत बड़ा उसमें एक योगदान उस वॉल्यूम के लिए इसका भी एक बड़ा योगदान है। अमिताभ जी, हमने देखा कि पिछले 10 सालों में आपने करीब 18,000 करोड़ का निवेश किया है स्टील प्लांट में। अगले 10 सालों के लिए क्या योजना है आपकी, और जो भी निवेश आप करेंगे किस तरह का कैश जनरेशन उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अब हमें जब 50 मिलियन टन से करीबन 100 मिलियन टन तक जाना है, तो हमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो चाहे स्टॉक यार्ड हो, चाहे ब्लेंडिंग यार्ड हो, चाहे इवैक्यूएशन कैपेसिटी हो, जैसे कि स्लरी पाइपलाइन वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें काफी अगले 3 से 4 साल में हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो बॉल पार्क फिगर है वो करीबन 30,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए सिर्फ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका हम लोग प्लान बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सारे सैंक्शंस जो है हम लोग अगले 1 साल में ले पाएंगे, और FY26 में हम शायद ये इस दिशा में ऑलरेडी हम खर्च करना चालू कर देंगे। तो अगले 4 साल मतलब FY30 तक हमें लगता है कि करीबन 30,000 करोड़ तो सिर्फ हमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि अब उसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो हमें लगता है कि उसमें भी करीबन 10 से 15,000 करोड़ लग जाएगी। तो अगले 5 साल में हमें लगता है कि कम से कम 35 से 40,000 करोड़ जो है, अब ये बिल्कुल बॉल पार्क फिगर है, क्योंकि अभी हमने स्कीम्स बनाई नहीं है, अभी हम स्कीम्स बना रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो लेकिन ऐसा है कि अगले 5 सालों में काफी सारे इन्वेस्टमेंट बहुत हमारे जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, और जो प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी खर्च होने वाले हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफी सारे एवेन्यूज अभी हैं और होने वाले हैं अगले 3-4 साल। ओके, अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और प्राइस ट्रेंड पर और आगे की आपकी योजनाओं पर भी विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। NMDC का स्टॉक इस वक्त तो सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने का एक बार आपको चार्ट दिखाते हैं। स्टॉक 62% चल चुका है। आज भी अपने हाइस के आसपास ही ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा था, तो काफी शानदार तेजी आई है इस बीच। लेकिन सुमित जी, आपसे सलाह लेंगे, NMDC में क्या करें? काफी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन अभी भी क्या एंट्री लेने के मौके हैं स्टॉक में? कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? पिछले 8 से 10 दिन का अगर सेशन देखेंगे तो एक टाइप ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे सेशन दिख रहा है और कंसोलिडेशन भी मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिनके पास होल्डिंग है, आप यहाँ पे बने रहिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा 164। बाकी अगर ऊपर का एक लेवल्स के लिए हम अगर नजर रखें तो 190 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सो होल्ड द स्टॉक एंड राइड द मोमेंटम।